गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी का। अपने बिहार में तो ऐसा भक्ति में माहौल हुआ है कि आज तो तुम लोग पढ़ने के मूड में तो आप लोग नहीं हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज छठ का दूसरा दिन है। साल भर में एक बार त्योहार आता है तो त्योहार भी मनाना चाहिए। छठ के बाद कभी ये वीडियोस देखो तो फिर इसको थोड़ी सी इच्छा हो तो पढ़ लेना, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? तो देखो, डीपीएसपी की बात करें ना तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक रैंडम टॉपिक है, मुझे पता है कि हम करंट अफेयर कर रहे थे पर ये अचानक से पॉलिटी का टॉपिक। देखो, जितने भी अपकमिंग एग्जाम, ठीक है, अभी तुरंत 2 घंटे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार सीजीएल के भी डेट्स आउट हो गए हैं, फिर प्लस 2 वाले एग्जाम के भी डेट आउट हो गए। बीपीएससी एईडीयू का डेट तय हो चुका है, जनवरी एंड में। बिहार दरोगा के डेट्स फिक्स हो चुके हैं, 18 जनवरी, 21 जनवरी। तो यानी कि जो भी आपके बिहार के एग्जाम्स है ना, वो सारे के सारे तो अगले 1 महीने में, 1 1 2 3 महीने में हो जाने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अभी सीएचएसएल का पेपर होना है, तो जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, उसमें क्वालिटी का ये 2 3 टॉपिक तो फिक्स है। फंडामेंटल राइट, बीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे फिक्स सेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से देखना है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं बाबू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं डीपीएसपी की, डीपीएसपी के अंदर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या है? तो राज्य के लिए एक तरीके से ये डायरेक्शन है, यानी कि निर्देश है, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, तो जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भी बात की जा रही है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहने का मतलब क्या होगा? कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, उसके लिए ये डायरेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। एक तरीके से सरकार को ये बताते हैं कि आपको किस तरीके की स्कीम्स लानी चाहिए, किस तरीके की पॉलिसीज बनानी चाहिए, ये बताने का काम ये डीपीएसपी करते हैं, ठीक है। अब डीपीएसपी की बात करें ना, तो डीपीएसपी से हमें डीपीएसपी जो है, इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी एक ऐसा फीचर है जो कि किसकी बात कर रहे हैं, तो जो की बात कर रहा हूँ वेलफेयर स्टेट के बारे में। वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की, यानी कि जो स्टेट के पूरे राज्य के डेवलपमेंट की, पूरे के पूरे देश के विकास की बात करता है, ठीक है। कि जैसे इसी के अंदर बताया गया है कि हाँ, सभी लोगों के पास काम करने का अधिकार है। और इसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो सरकार है वो मनरेगा के अंदर काम देती है। पर जो डीपीएसपी होते हैं ना, वो थोड़े से अलग होते हैं फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, यदि अगर सरकार ने आपको आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया तो आप कोर्ट चले जाओगे, ठीक है। पर डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप डीपीएसपी में खुद करके कोर्ट नहीं जा सकते हो कि हाँ भाई, हमें हमारा डीपीएसपी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि डीपीएसपी को लेकर के कभी भी कोर्ट नहीं विजिट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि यदि अगर गवर्नमेंट के पास फंड है, यदि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट डीपीएसपी का फॉलो करेगी। यदि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म, डीपीएसपी का फॉलो होना भी खत्म, ठीक है। अब डीपीएसपी के बारे में कुछ कुछ चीजें देखते हैं, जैसे डीपीएसपी। डीपीएसपी को कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है, तो डीपीएसपी को मेंशन चुके पार्ट 4 में। अच्छा, याद रखिए कि कौन से आर्टिकल भी, तो याद रखना है कि इसे मेंशन किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर 12, ठीक है। कि 36 से लेकर के 11 तक हम लोग देखते हैं कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी को मेंशन किया गया है, ठीक है। अच्छा, डीपीएसपी का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो ये कंसेप्ट हम आयरलैंड से, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स की बातें हैं जिसको थोड़ा सा याद रखना कंपलसरी है, कि जिसको थोड़ा सा डीपीएसपी के बारे में याद रखिए, ठीक है। एक सेकंड बस दीजिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि डीपीएसपी के बारे में ना कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसको समझिए, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट से पहले हम थोड़ा सा एक डिफरेंस देखते हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। कि जैसे फंडामेंटल राइट्स में तो हमारे अधिकार है, पर उनमें और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पानी वानी लेके बैठना, इसको पढ़ने बैठना करो, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखो, राइट्स नाम से ही समझना है, राइट्स यानी कि हमारे अधिकार है। फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार है, यानी कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए,
पर आपको ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको ये अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की जो आपको किसी भी स्थिति में मिलेंगे, ठीक है? जैसे कि यदि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इसी कारण से ये कहा जाता है जस्टिसिएबल इन नेचर। देखो जस्टिसिएबल यानी कि न्यायोचित, यानी कि न्याय के अधीन है कि यदि कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तुरंत तुम कोर्ट पहुंच जाओगे। इसके लिए इनफैक्ट आर्टिकल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर के अंतर्गत यदि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को नहीं फॉलो किया जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। फिर हम लोग देख लेंगे आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 के अंदर अगर आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं फॉलो किया जा रहा है तो आप कहाँ चले जाओगे? हाई कोर्ट। यानी कि एक तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिसेबल होते हैं, यानी कि न्याय के अधीन होते हैं। यदि अगर इनको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो फिर आपको जा सकते हो। डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी कैसे होता है? डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होता है, यानी कि यदि अगर आपके किसी वजह से हो गया जा रहा है आप कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि बीपीएसपी जो है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट अगर फाइनेंशियली स्टेबल होगी तो फिर वो डीपीएसपी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है? अच्छा, फंडामेंटल राइट्स की बात करें कि ये कैसे होते हैं बाबू, तो ये नेगेटिव राइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये ना आप अपने नजरिए से नहीं देखो, हमारे लिए तो ये अच्छा ही है कि हाँ भाई कुछ राइट्स है हमारे की जिसको सरकार नहीं वॉलेट कर सकती है। इनको नेगेटिव कहा जा रहा है सरकार के रिस्पेक्ट में। तो सरकार के नजरिए से देखो तो जो फंडामेंटल राइट्स है सरकार नहीं है पॉसिबल, नहीं पालन कर रही है तो डीपीएसपी इसी कारण से ये पॉजिटिव कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, फंडामेंटल राइट्स याद रखना है कि जैसी नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल्स को छोड़कर, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेट की बात करें 20, ठीक है, 20-21 को छोड़कर बाकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। देखिए तुम इमरजेंसी लगी है कह रहे हो हमारे पास तो घूमने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, ये नहीं कि तुम घूमने निकल गए कि अरे अब तो क्योंकि इमरजेंसी लगी है तो अब हम जो है वो शिमला और मनाली लगे, ये सब नहीं होता है। इमरजेंसी मतलब तुम जहाँ पे हो वहीं पे फिक्स रहोगे, तुम कहीं आ जा नहीं सकते हो, ठीक है? हाँ, 20-21 ये दो ऐसे अधिकार है नहीं किया जा सकता है। अच्छा, बात करें डीपीएसपी के बारे में तो डीपीएसपी तो कभी भी सस्पेंड करो, तुम लोग सोचो जिस चीज को लगाना ही कंपलसरी नहीं है उस चीज को हटाना भी होगा, कभी नहीं होगा। तो याद रखेंगे ये सब जो डीपीएसपी होते हैं कभी भी सस्पेंड नहीं होते। फंडामेंटल राइट्स किसके तरफ डायरेक्ट है? सोचो, फंडामेंटल राइट्स किसके लिए यूज है? तो फंडामेंटल राइट्स में जो इंडिविजुअल्स हैं यानी कि जो आम लोग हैं, आम लोगों के लिए यूजफुल है। और जो डीपीएसपी है ये किसकी तरफ है डायरेक्टेड बाबू? तो ये राज्य की तरफ, या जो स्टेट की गवर्नमेंट है ये उस स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है? अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग क्या देखते हैं? फंडामेंटल राइट्स किसकी बात करें तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स की यदि अगर बात कर रहे हैं लोग तो ये बात कर रहे हैं बाबू पॉलिटिकल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स करने ये किसकी बात करते हैं तो ये बात करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की। अच्छा, डीपीएसपी किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डीपीएसपी होता है ना वो सोसाइटी में और इकोनॉमिक तरीके से इन सभी चीजों में बराबरी लाने की बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये कुछ डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है इससे बहुत सारे बनते हैं, तो इस डिफरेंस को तुम्हें याद रखना ही रखना होगा, ठीक है? ये जो भी डिफरेंसेस है इन सारी डिफरेंस को थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है? तो ये जो टेबल है ये टेबल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस टेबल को थोड़ा सा याद रखना है भाई। तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लेते हैं। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। ठीक है, कि जैसे सबसे ज्यादा जो फेमस स्टेटमेंट है वो है बाबू भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है? तो भीमराव अम्बेडकर के स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? ये भीमराव
अम्बेडकर ने नॉवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से जो अंडरलाइन किए हुए टर्म्स है ना इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन देख के मारेगा गोल 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 चक्री की तरफ घूम जाओगे जैसे दिवाली को भी चक्री जलाओगे है ना वैसे ही गोल 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 घूमते रह जाओगे इसलिए अंडरलाइन के टर्म्स को ध्यान रखता हूँ जैसे कि जो अम्बेडकर की तरीके से नॉवल फीचर्स है यानी कि अच्छा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स इन दोनों को साथ में क्या कहते हैं तो इन दोनों को साथ में कहते हैं फिलॉसफी कंसाइंस यानी कि जो संविधान है संविधान का दर्शन आत्मा और अंतःकरण ठीक है तो इस चीज को थोड़ा याद रखिए अच्छा अब ये हमने कुछ कुछ बेसिक बातें देखी अब थोड़ा सा समझते हैं कि डीपीएसपी है डीपीएसपी में कौन कौन से हैं क्या क्या कहा गया है और क्या सारे आर्टिकल्स देखने हैं तो जी हाँ बिल्कुल सारे आर्टिकल्स ठीक है चलो तो डीपीएसपी क्या है डीपीएसपी एक तरीके की सोच है एक तरीके की अवधारणा है अब सोच तो बेस्ड होती है ना तो डीपीएसपी जो है सोच यूज की जा रही है वो तीन जगह से ठीक है इस कंसेप्ट को हम सोच तो तीन जगह से लिया गया है जैसे सबसे पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल सिद्धांत दूसरा कहलाता है गांधी प्रिंसिपल गांधी सिद्धांत तीसरा कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यानी कि तीनों सिद्धांत क्या है देखो बात करें यदि अगर हम लोग सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के बारे में यानी कि समाजवादी सिद्धांत के बारे में समाजवादी सिद्धांत कौन सा सिद्धांत हो जाता है तो ये वैसा सोच है वैसा सिद्धांत है जिसके अंदर हम लोग फीचर्स देखते हैं कि पूरे के पूरे सोसाइटी के पूरे पूरे समाज के भलाई की बात कर रही है जहां तक भी पूरी पूरी जो सोसाइटी है सोसाइटी की यदि अगर बात की जाए तो उसी को कह देते हैं हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि उसी को कह देंगे समाजवादी सिद्धांत अच्छा दूसरा कौन है दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं गांधीवादी सिद्धांत सीधा सीधा सारा जीवन विचार जो गांधी जी के सोच पे आधारित है वो कहला जाता है गांधीयन प्रिंसिपल ठीक है तीसरा क्या हो जाता है तीसरा हो जाता है बाबू लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या जो थोड़े से मॉडर्नाइज कंसेप्ट है ये थोड़े से मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं उसी को क्या कहते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल अब कुछ नहीं करने एक एक करके सोशलिस्टिक कौन कौन से गांधीयन में कौन कौन से और लिबरल इंटेलेक्चुअल में कौन कौन से इन तीनों को समझते करेंगे ठीक है चलिए ठीक है चलिए तो पहले जो है वो जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है उसकी बात करेंगे पर जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है ना बाबू वो क्या हो जाता है तो वो हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसिपल शामिल होते हैं तुम्हारे आर्टिकल 38 ठीक है लेकिन उससे पहले 36 है और जो आर्टिकल 37 है इसको थोड़ा सा समझ ठीक है कि थोड़ा सा पहले हम लोग आर्टिकल 36 और जो आर्टिकल 37 है उसकी बात करते हैं ठीक है चलिए एक सेकंड रुकना चलो ठीक है चलो तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 36 के बारे में ठीक है चलिए सबसे पहले जो है आर्टिकल 36 से कहानी है देखो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 क्या कहता है इसको समझते हैं ठीक है
देखो आर्टिकल 36 कहता है बाबू डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि ये राज्य की परिभाषा को डिफाइन करता है। देखो जिस तरीके से तुमने फंडामेंटल राइट्स जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उन्हें मालूम होगा, उधर भी एक आर्टिकल था जिसका नाम था, ठीक है, जो आर्टिकल 12 का आर्टिकल 36 है। ये जो आर्टिकल है ये दोनों ये दोनों बात है यहाँ पे तुम लोगों को उसी का मतलब स्टेट की डेफिनेशन में किन बैठा गया है, जैसे इसे सरकार को, इसके अलावा जो इंडियन पार्लियामेंट है उसको, मतलब स्टेट के अंदर सब कुछ आ गया ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी आ गया, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी आ गया, उसके अलावा लोकल बॉडी है जैसे कि पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, उन सभी का काम किया जाता है। तो मतलब आर्टिकल 12 और 36 ये डिफाइन करता है कि 12 ये बताता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। 36 ये बताता है कि जो डीपीएसपी है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है। 37 ये कहता है एप्लीकेशन के बारे में, और इसके अंदर ये बताया गया है कि जो डीपीएसपी है उनको अप्लाई करना गवर्नमेंट के ऊपर जस्टिसेबल नहीं, मतलब कि बाइंडिंग नहीं है सरकार, ठीक है। सरकार यदि अगर फाइनेंशियली सक्षम होगी तो फिर वो डीपीएसपी देगी, अगर वो सक्षम नहीं रही तो फिर हो सकता है कि वो तुम्हें डीपीएसपी ना भी दे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि 36 और 36 क्या कह रहा है और 37 क्या कह रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि जो सोशलिस्टिक कह रहे थे, फिर हम लोग क्या कहते हैं और उसके बाद फिर कि लिबरल क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले। चलो तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से, ठीक है। हमने 637 समझ लिया। अब देखो यदि अगर बात करें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में जो सबसे पहला आर्टिकल है हमें कुछ नहीं करना है, एक एक करके आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक समझते चलना है। तो हम लोग कहानी देखते हैं कि जो सबसे पहला आता है वो आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो जो 38 है, 38 सोशल ऑर्डर के बारे में। ये है कि वो क्या करे तो सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करे, यानी कि सोशल ऑर्डर को सिक्योर करे, किस चीज के लिए, वो वेलफेयर के लिए। अब यही जो 32 है, 38 में क्या किया गया, तो जो 44 कम्युनिटी एक्ट था 1978 में लाया गया था, उसी के अंदर को जोड़ा गया था, ठीक है। 38 तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से था, तभी 38 का क्लॉज 2 है जो कि ये कहता है कि इनइक्वालिटीज को कम से कम करना चाहिए, कि इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज में जो समानताएं हैं उनसे घटाई जानी चाहिए। इसे 44 ये थोड़ा सा याद है, ठीक है। ये जो 38 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट शुरू से था, लेकिन इसका जो क्लॉज 2 है ये बाद में जोड़ा गया। चलिए अगला आर्टिकल कौन सा है, तो अगला हो जाता है आर्टिकल 39। 39 ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज हैं वो उसे फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो जो लाइवलीहुड है यानी कि जो आजीविका के पर्याप्त साधनों का, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के की जो आजीविका है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे तुमने सुना होगा कि रोटी कपड़ा मकान का खर्चा है भारत में, तो वो भी रोटी कपड़ा और मकान का खर्चा आजीविका यानी कि जो आपकी लाइफ डे टू डे लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की है। इसके बाद कहा जाए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो भी अब ऐसा नहीं है ना कि आप गरीब हो तो आपको 2,000 मिलेगा, जो अमीर है उसको 2 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जो सरकार की तरफ से अगर मान लो पेंशन योजना है ना, फिर उसके बाद ये है कि हेल्थ की प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसका डी। डी कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि जैसे पहले क्या होता था ना कि सेम वही काम फीमेल्स कर रही है, सेम वही काम मेल कर रहे हैं, लेकिन फीमेल्स को कम मिलता था। 39 के प्रॉपर्टी के एक्ट में यही हुआ है
कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यदि अगर आप सेम लेवल का काम कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर क्या है, तो पैसा सेम मिलेगा। फिर ये कहा गया कि हेल्थ और स्ट्रेंथ वर्कर्स पे बढ़ाया जाए, हेल्थ अचीवमेंट का, तो उसका डी याद रखना है, डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि समान काम के लिए वेतन समान दिया जाएगा। चलो सी 39 में आगे 39 39 की यदि अगर हम लोग बात करते हैं तो 39 सेकेंड 1976 जिसके अंदर ये बात करता है बाबू इक्वल जस्टिस ऑफ इलीगल एड के बारे में। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड का मतलब क्या होना चाहिए, और फ्री लीगल एड या फिर यदि अगर आप प्राइवेट कोई सरकारी वकील लिया जाएगा तो 39 सभी के लिए जो है वो न्याय समान दिया जाए और सभी के काम सेवा जो है वो निःशुल्क की जाए। इसको 39 बोला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से पार्ट कभी ये लिखा हो तो पता नहीं किसे अमेंडमेंट आगे जाके जो है वो संशोधन के थ्रू से जोड़ा गया था। ठीक है, कि ये शुरुआत से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रहा है, से बाद में आया। ठीक है, चलो ये हमने देखा कौन सा, तो ये हमने देखा आर्टिकल 39 ए। अब अगला आर्टिकल है बाबू कौन सा, आर्टिकल हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 41 क्या कहता है, 41 अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 41 जो है ये कहता है कि आपके पास राइट टू वर्क है, टू एजुकेशन है एंड पब्लिक असिस्टेंस है, कि जैसे आपके पास क्या है, तो आपके पास काम करने का अधिकार है, आपके पास डिटेल्स को डे टू डे लाइफ से ऐड करो। जैसे कि काम करने का अधिकार है, तो इसी के अंदर सरकार ने तो इसमें सरकार ने अपनी स्कीम चला रखी है, मनरेगा की स्कीम है। मनरेगा स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, बहुत काम किया जाता है। तो स्कीम है ये आर्टिकल 41 इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद आर्टिकल 41 के अंदर किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंस यानी चलिए अगला कौन सा आर्टिकल, तो अगला जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल होता है बाबू, वो हो जाता है आपका आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 किसकी बात करता है, ये कहता है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ बर्थ, यानी काम करने के लिए सही स्थिति होनी चाहिए, और उसके अलावा मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब क्या हुआ, तो जैसे कि जो भी महिलाएं जो भी प्रेग्नेंट है, तो वो जहाँ पर भी काम करें, तो उन्हें उनके काम करने की जगह पे क्या होना चाहिए, तो वैसी सिचुएशन बनी होनी चाहिए कि ताकि वो इजीली काम कर पाए, और नहीं तो फिर मैटरनिटी लीव दे दी जाए। जैसे हमारे यहाँ पे जो मैटरनिटी लीव मिलती है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, उन्हें कितने दिन की छुट्टी मिलती है, तो याद रखना है कि 6 मंथ्स की छुट्टी मिलती है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब हमारे कंट्री के अंदर जो है पैटर्निटी रिलीज का भी कंसेप्ट आ चुका है। ज्यादा तुम लोग ये नहीं फील करना है कि लड़कों को तो कोई छुट्टी नहीं मिलती है। पैटर्निटी लीव कितने दिन की मिलती है, तो याद रखना है कि 14 डेज की। ठीक है, चलो अगला आर्टिकल क्या है। ठीक है, ये 14 ये दो जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलो अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग। अगला आर्टिकल जाता है तुम्हारा 43। ठीक है, ये पता नहीं क्यों आज बार बार ये इसको भी नहीं, को भी लग रहा है छठ में जो है वो अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है, तो अगला है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 किसकी बात करता है, तो ये बात करता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी होनी चाहिए। जीविका मजदूरी का मतलब क्या हुआ, तो जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो भी मजदूर है, जो भी वर्कर्स हैं, उन्हें जो है वो जीवित मजदूरी दी जानी चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो दिन रात काम करा लो, तुरंत में 20 रुपए दे के भेज दो कि अब तो हो गया तुम्हारा तुम्हारा इतना ही पैसा बनता है, ऐसा नहीं होता है।
अगर आप किसी से काम करा रहे हैं तो आपको मिनिमम उतना अमाउंट ऑफ मनी देना होगा कि जिससे उसका जीवन यापन हो पाए। 43 ए बाद में जोड़ा गया है। इसके अंदर ये कहा गया है कि किस तरीके से वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है कि जो भी काम करने वाले मजदूर हैं, जो भी काम करने वाले वर्कर्स हैं, उन्हें इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। कि ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री के कोई भी नियम कानून आप अपने वर्कर से पूछे बिना बनाएं। आपको अपने वर्कर से जरूर राय मशवरा लेना चाहिए। ये इसके अंदर बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्या है। तो अगला हो जाता है वो आर्टिकल 47। ठीक है, 47 की यदि अगर हम लोग बात करें तो ये कहता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, कि टू रेज द, इसमें टर्म्स पकड़ना, टू रेज द nutrition and standard of living and prohibit the consumption of intoxicants। इसके अंदर ये कहा जाता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का यानी कि जो राज्य की सरकार है, ये उसका काम है कि वो क्या करे, के स्तर को बढ़ाए, पब्लिक हेल्थ को बढ़ाए, और मतलब पब्लिक हेल्थ को बढ़ाने के लिए नई नई चीजें लेकर के आए, और जो भी इंटॉक्सिकेंट्स है यानी कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनके ऊपर रोक लगाए। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अपने बिहार में खूब सारा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट क्या चला रही थी, मिड डे मील स्कीम। और मिड डे मील स्कीम के अंदर यही किया गया कि पोषण का स्तर गवर्नमेंट ये कह रही है ठीक है, तो ये लेवल एग्जाम्पल से याद रहेगा तुम्हें। लिकर को बैन किया गया है। ठीक है, मद्य को बंद किया गया है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो लिकर बैन देखने को मिलता है बिहार में वो आर्टिकल 47 की जो उससे क्या होता है तो मतलब ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स थे यानी कि समाजवादी सिद्धांत, कि जिसका मतलब ये हुआ कि जो पूरे के पूरे समाज के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब सेम उसी तरीके से बात करेंगे गांधी जी के विचारों के बारे में। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ अगर मान लो कि 47 सोशलिस्टिक में पढ़ा तो वो गांधीयन में नहीं होगा। कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो दो प्रिंसिपल्स की लिस्टिंग में काउंट करते हैं, क्योंकि काउंट किए जाते हैं, क्योंकि सोच तो किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती है ना। सोच तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग तरीके की होगी। ठीक है, चलिए दूसरा जो प्रिंसिपल होता है वो कौन सा हो जाता है, तो वो है गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, गांधी जी के विचारों के बारे में देखिए, बात करें गांधी प्रिंसिपल के बारे में, सबसे फेमस और सबसे वो है चालीस, यानी कि आर्टिकल किसकी बात करता है, तो आर्टिकल करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायती। क्या आपने पंचायती राज व्यवस्था में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखना है कि आर्टिकल 40 के अंदर बात की जाती है कि जो पंचायत को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अब 40 के बाद और कौन सा है, 43 अभी पीछे पीछे भी बताएं कि ये नहीं कि दिन रात काम करा रहे हैं और 40 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, कि श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी की मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा तो देना ही है। अच्छा, 43 बी बात करता है बाबू प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट से 2011 में। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति जो गवर्नमेंट को एक तरीके से यानी कि सहायता प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, चलिए अगला है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 किसकी बात कर रहा है, तो ये कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल लीगल सेक्शन की जितने भी और जो हैं जिनका हैं या जो भी कमजोर वर्ग है उनके जैसे इसी के अंदर हम देखोगे ना, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है जो भी वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली, उन्हें क्या करती है, तो उन्हें गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट जॉब उन सभी चीजों की तैयारियां करती है। 47 तो अभी जस्ट तुम्हें बताया, शराबबंदी। ठीक है, नशीले पदार्थों से मुक्ति। तो याद रखना है कि 47
गांधीयन और सोशलिस्टिक दोनों में काम करता है। अगला कौन सा है? तो अगला सोशलिस्ट गांधी प्रिंसिपल जाता है आर्टिकल 48। तो 48 जो है ये बात से जितना देखते हैं ना कि ये सब सरकार से संपदा लेना, मछली को बचाने का आइडिया कौन सा है? एक पैसे लेटा हो, ठीक है, मछली जैसा बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि जितनी भी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सभी का जो कंसेप्ट है, ये सब कहाँ से आ रहा है? तो ये सब आ रहा है आर्टिकल 48 से। तो ये कुछ थे जो कि गांधी जी के विचारों वाले प्रिंसिपल थे, ठीक है। अब जो हमें आखिरी देख रहे हैं वो हो जाते हैं बाबू लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? तो जो थोड़े से मॉडर्नाइज प्रिंसिपल हैं, जो जितने भी वो क्या कहला जाते हैं? तो वो कहला जाते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल। जैसे कि सबसे पहला आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 अंग्रेज नहीं, सॉरी, पोर्टुगीज लगा के गए हमारे ऊपर। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यानी कि समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी धर्म से बिलोंग करें, आपके ऊपर कानून एक ही लगेगा। ये नहीं कि आप अलग धर्म से, तो आपके ऊपर कोई अलग से जो है वो आपके पास ऑप्शन है, ये नहीं। लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही ये हुआ कि सबके लिए जो सिविल कोड है, यानी कि जो नागरिकों का कानून है, वो सभी के लिए क्या होगा? तो समान होगा। पिछले साल तक देखा जाए तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लगा हुआ था? गोवा में, ठीक है, कि गोवा के अलावा कहीं पर भी नहीं हुआ। तो गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा ही लगाया गया कि आपके जेंडर, आपके कास्ट, आपकी कम्युनिटी, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लिए क्या है? तो कानून। पर लेकिन हम लोग देखते हैं कि 2023 में क्या किया गया? 2023 में भारत का एक और राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल को जोड़ा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कि कौन सा राज्य है भाई? भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था की गई है। याद रखिए इस चीज को। यूनिफॉर्म सिविल कोड इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कहाँ हवा था? इससे पहले सिर्फ और सिर्फ था गोवा में, ठीक है। तो अगला हो जाता है आर्टिकल 45, ठीक है। चलो तो बात करते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो है 45 के बारे में। 45 किसकी बात करता है? तो 45 के अंदर चेंजेस किए गए थे 86 अमेंडमेंट एक्ट से 2002। ये 86 अमेंडमेंट एक्ट जब भी कहीं पर दिया है, हमेशा सेलेक्ट करोगे है। तो याद रखना है कि 86 अमेंडमेंट एक्ट हमेशा किसकी बात करेगा? एजुकेशन। ये क्या कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जाना चाहिए। कौन से बच्चों को? तो जो 6 साल से कम वाले। अब जितने भी हम लोग देखोगे ना कि जितने भी आंगनबाड़ी से ये खोले जा रहे हैं, आंगनबाड़ी वगैरह, ठीक है, कि जितने भी आंगनबाड़ी के सेंटर खोले जा रहे हैं, कभी ध्यान दोगे तो उधर ना मुफ्त में छोटे बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, जो कि आधे लोग खुद ही रख जाते हैं, पता नहीं क्यों रखते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों वाला दलिया खा के क्या करेंगे? तो रख लेते हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये आर्टिकल 45 के अंदर की जा रही है, ठीक है। चलो अगला आर्टिकल है 48A। 48A जो है ये वही वाली कहानी कि जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की बात करता है। इसे कब लाया गया? तो इसे लाया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 48A है, 48A को जोड़ा गया है किससे? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 48 48 पीछे देखा हमने, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है, इसको टिड्डी में सही कर देंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि 48 क्या था? तो 48 बात करता है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जो सोशलिस्टिक में भी पढ़े थे। और 48 एक इसकी बात करता है तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की। चलो एक दो और बच रहे हैं, अब ज्यादा है नहीं। बात करते हैं अगला जो है वो हो जाता है आर्टिकल 49। 49 किसकी बात करता है बाबू? तो ये बात करता है मॉन्यूमेंट्स, मतलब वैसी बिल्डिंग्स या फिर वैसे प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस से इंपॉर्टेंट है, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी चीजों को क्या करने की जरूरत है? तो उनका प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, उनका संरक्षण करने की जरूरत है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और क्या है। तो 49 के बाद थोड़ा सा याद रखेंगे, आर्टिकल 50 और 51 लास्टली है। आर्टिकल 50 की बात करते हैं। देखो 50 क्या कह रहा है, तो जो अनुच्छेद 50 है यानी कि जो आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 कहता है तुमसे कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना चाहिए। कार्यपालिका का मतलब क्या हो गया, कार्यपालिका ये सारी जो आपकी बॉडीज है, जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट। देखो कार्यपालिका का सीधा सिंपल मतलब क्या है, तो जो लोग काम कर रहे हैं, कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट हो गए या फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो उन्हीं को क्या कह दिया जाएगा, तो उन्हीं को कह देते हैं हम लोग कार्यपालिका का पार्ट है। या फिर जो चीफ मिनिस्टर है या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं, ये सब सब क्या इसके अंदर काउंट किए जाएंगे, तो ये सब के सब जो लोग हैं ये काउंट किए जाते हैं कार्यपालिका के अंदर। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सब। तो ये कहता है ना कि जो होता है उनको डिसीजन से अलग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपॉइंटेड है, रेगुलर है, यदि उसको हमने एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दिया तो अभी इंडिपेंडेंट होकर या कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये कहा जाता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को हमेशा अलग रखेंगे, कोशिश की जाती है, पर रही बात है तो जबरदस्ती इसको इम्पोज नहीं कर सकते। अगला है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और साथ ही साथ सुरक्षा को बढ़ावा देना। कि जैसे जितने भी हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह, चाइना के साथ क्या करेंगे, तो ये सब इसको तो ये डीपीएसपी है, जिनको थोड़ा सा याद रखेंगे। देखो तुमने डीपीएसपी लिया, तुमने डीपीएसपी और एफआर के बीच का डिफरेंस समझ लिया। अब सोचो कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ पे डीपीएसपी को भी मानना हो, एफआर भी इम्पोर्टेंट हो, तो फिर किसको मानेंगे, है ना। ये भी सोचने वाली बात है कि अगर सरकार के पास डीपीएसपी भी है और एफआर भी है, जैसे कि मान लो कि एक ये केस हो चुका है आर्टिकल 21 और 47 को लेकर, कि कुछ लोगों कुछ कभी सरकार ये कभी सरकार जो है उसने कहा कि 47 के अंदर लिकर बैन करना है, ठीक है। अब लिकर उसने सरकार के द्वारा बैन करना है, पर आर्टिकल 21 तो ये कहता है कि आपके पास राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, कि हम अपने जीवन में शराब की घर की है कुछ भी कर दूं। 21 तो यही कहता है ना कि मेरे पास हर एक चीज की आजादी है। फंडामेंटल राइट्स ऊपर होंगे या डीपीएसपी ऊपर होंगे, इस चीज को लेकर के बड़ा विवाद होता है। ये हमेशा हमारे देश के अंदर चलता है कि एफआर को ऊपर माना जाए या डीपीएसपी को ऊपर माना जाए। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के अलग अलग केसेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। अब इन्हीं को थोड़ा सा समझते चलते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से केसेस हैं जिसमें क्या कहा गया है कि एफआर ऊपर है या डीपीएसपी ऊपर है, इसको थोड़ा सा समझते चलेंगे। चलो, तो सबसे पहला जो केस था वो था बाबू चंपकम दोरई राजन ऑफ मद्रास। इसके अंदर क्या कहा गया, तो इसके अंदर ये माना गया कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा, ये बहुत ही पुराना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बन के तैयार हुआ था, हमेशा प्रिवेंट करेंगे, हमेशा से हमें प्रबल, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत बार जुडिशरी अपनी ही बातों को बार बार टाइम टू टाइम अमेंड करती है। अब जैसे उसी के बाद क्या हुआ, तो 1967 की बात, 1967 में ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको पार्लियामेंट चेंज ही नहीं कर सकती है, चाहे इम्प्लीमेंट करना हो, पर जो मौलिक अधिकार है वो तो कांस्टेंट रहेंगे भैया, कि मौलिक अधिकार को पार्लियामेंट में बदला नहीं जा सकता है। सही बात समझ में, और ये किसने कहा है, तो ये कहा गया गोलकनाथ के केस में। ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो, एग्जाम में आ गया तो जल्दी जल्दी शक्लें बनाए थे लोगों ने, विकास, ठीक है। अब देखिए, फिर जो जितने केसेस होते हैं देश के अंदर, सभी केसेस का एक ही जो कहा जाए कि बिल्कुल ही
अपोजिट टाइप का केस आया, जिस केस का नाम क्या था, सबने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा कि जो करके आया है, ज्ञान क्लैरिटी लेकर के आया कि नाम केस माना जाए, वो केस था बाबू, वो केस हो जाता है केशव नंदा भारती केस, ठीक है। अच्छा, केशव नंदा भारती केस 1973 में आया था। ये पहले रिसेंटली मृत्यु भी हो चुकी है। इसके अंदर दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसके चाहे चाहे पहले जो चाहे वो बदल ले, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो संसद है, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो बेसिक यानी कि जो मूल अवधारणा है, मूल अवधारणा को अमेंड नहीं कर सकती कि पार्लियामेंट चाहे तो वो भी बदल ले, जो भी कर ले, तो कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं कर सकती है। एक बात समझ में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अगला क्या है, तो अगला एक और केस हो जाता है मिनर्वा मिल केस, कॉन्क्लूसिव केशवानंद भारती केस ही है, ठीक है। चलो अगला हो जाता है क्या, तो अगला है मिनर्वा मिल केस। कि सदन चाहे तो चीजें चेंज कर सकती है, बदलाव कभी भी यदि पार्लियामेंट ये चाहे कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कर देगी, यानी कि जो मूल अवधारणा है, मूल अवधारणा के अंदर बदलाव कर देगी, तो ये कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। चलो तो ये इतनी बातें जो है वो बीटीएस के बारे में ध्यान रखना। ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये एक वीडियो पढ़ लिया तो मुझे तो नहीं लगता है कि हाँ तुम्हारे बीटीएस से सेक्शन छूटेगा या कोई क्वेश्चन तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा डीपीएस जो है पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। ये इतनी बातों को ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा डीपीएस भी होता है समाप्त। और यदि अगर किसी भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी वीडियोस अगर चाहिए तो वो मुझे एक बार बताओ, ठीक है? चलो तो मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में, ठीक है, अगले किसी टॉपिक पे।